बहुत देर से मैं भी पेशेंस के साथ बैठा हुआ हूँ और सबसे अच्छी बात तो ये है कि बिहार की धरती पर मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि भागलपुर में इतना अच्छा प्रोग्राम होगा मुझे खुद पता नहीं था। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ। मैं डॉक्टर आफ्ताब आलम, हाजी नहीं बोलूंगा, अपने मुंह से हाजी बोलना अच्छा नहीं लगता है, कोई और बोले तो अच्छा लगता है। माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा तुम्हारा नाम मैं आफ्ताब आलम इसलिए रखी हूं कि आफ्ताब का मतलब होता है सूरज, जो पूरे दुनिया को रोशन करता है, और आलम का मतलब होता है दुनिया, यानी पूरे दुनिया को रोशन करने वाला व्यक्ति। एक ना एक दिन तुम पूरे दुनिया को रोशन करोगे। तो थैंक यू, माँ को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जब मेरी पैदाइश हुई थी बल्लोपुर गांव जमुई में, मेरे पिताजी मलेरिया विभाग में डॉक्टर थे। डॉक्टर मुस्तफा कमाल, नाम सुने होंगे, कई लोग जमुई से आए वो जानते होंगे, वाल्मीकि सर अच्छे से जानते हैं। और मेरा छोटा भाई वहीं पर अभी डॉक्टर है जमुई में। मेरी परवरिश बस 1-2 साल के लिए वहां थी, फिर मैं ननिहाल चला गया, जबलपुर मध्य प्रदेश। जन्मभूमि हमारा जमुई है और कर्मभूमि जबलपुर है। दोस्तों, मेरा जो शिजरा है, जो आप बोलेंगे कि फो फादर, पूर्वज, तो हमारे जो परदादा थे वो डॉक्टर रोज मोहम्मद थे। मेरे दादा पटना में डॉक्टर जान मोहम्मद थे। मेरे पिताजी डॉक्टर मुस्तफा कमाल जमुई में। मेरे दोनों चाचा पटना में डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सिराजुल हक। मेरा छोटा भाई जमुई में डॉक्टर महताब आलम। और मेरा सबसे छोटा भाई जो है वो पटना सचिवालय में सेक्शन विभाग, इलेक्शन विभाग में है और एक गैजेटेड ऑफिसर है। उन हम अपने भाइयों के लिए थोड़ा एक जोरदार ताली चाहेंगे। और हम लोग 4 बहन 3 भाई हैं। हमारी सारी बहनें बहुत अच्छे प्रोफाइल में हैं, सभी अच्छे लोग गए हैं, सभी पीजी किया है, सभी को हमने जबलपुर में पढ़ाया है। और एक कम उम्र में ही जिम्मेदारियां इसलिए आ गई कि माँ पिताजी जमुई में रहते थे, सारे भाई बहन जबलपुर पढ़ने गए, तो सारा गार्जियनशिप हमारे साथ था। और हम सभी बहनों को वहां पर हमने एमए बीए सारे कंप्लीट करके वापस बिहार भेजा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक जोरदार आवाज में चाहूंगा, क्योंकि हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम बिहार से हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, जोर से जवाब दीजिएगा, आदाब नियम, आदाब नियम। और इसलिए मैं बोलूंगा कि मैं जिस विभाग में था, सेंट्रल पीडब्ल्यूडी में मैं था, और मैं बहुत अच्छे पोस्ट पे था, बहुत इज्जत वाली नौकरी हमने की है। और मैं गर्व से बोलता था रायपुर छत्तीसगढ़ में कि मैं बिहारी हूं। और बिहारी होने के नाते जो चीफ इंजीनियर है कभी नहीं बोला कि तुम्हारा आने का टाइम क्या है, क्योंकि मैं कभी भी ऑफिस में 3 बजे से पहले घुसा ही नहीं। यानी सोच सकते हैं कि बिहार के नाम से कितना टेरर रहता है ना लोगों के अंदर। तो दोस्तों, अभी जो ताली आप लोग बजा रहे थे, हमें लग ही नहीं रहा था कि हम बिहार में। पता चला वहां उस कोने से खटखट की आवाज आते आते यहाँ खत्म हो गई। आज हम आपको ताली बजाने का एक तरीका बताते हैं, और खास तौर से हम जब आए तो उसी ताली को यूज करेंगे। मैं थोड़ा सा बजा कर बताता हूं, क्योंकि ताली बजाने से बहुत सारी चीजें हैं। साइंटिफिक अगर व्यूज अगर हम बताएंगे तो पता चला घर में बैठे बैठे फुर्सत में आप लोग ताली बजाइएगा, अगर मैं बता दूं तो देखिए ताली कैसे बजाना है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 इसमें क्या हो रहा है, जो 3 बार लास्ट में जो बजा रहे हैं सारे एक साथ रुक जा रहे हैं, है ना? फायदा हुआ ताली बजाने का? पहले से कुछ फर्क नजर आया? दोस्तों, अभी बिहार के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत ज्यादा है। और मैं बैठे बैठे देख रहा था, सुन रहा था,
कि एक से एक प्रोफाइल, कोई हमारे पोस्टमैन बाबू रिटायर होकर यहाँ आए हैं, कोई हमारे शिक्षक हैं जो रिटायर होकर आए हैं, कोई हमारे प्रैक्टिशनर हैं जो यहाँ पर आए और स्टेज पे अपना परफॉर्मेंस दिए, और सब अलग अलग किरदार, मतलब मैं बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, आज एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अक्सर अपने पापा से बोलता था कि पिताजी, मुझे एक बात की जवाब दे दीजिए कि आप जो लोगों को दवा देते हो, तो दवाइयों के दम पर ज्यादा दिन तक हम किसी को ठीक नहीं रख सकते। सच्चाई है कि नहीं? सच्चाई है। दवाइयों के दम पर ज्यादा दिन तक हम किसी को ठीक नहीं रख सकते। हम ऐसी चीज चाहते हैं जो हम उसको जिंदगी भर के लिए क्योर कर सके। पापा बोले इसका कोई अभी तक बना नहीं है, कुछ भी नहीं आया है। मतलब मैं ये क्वेश्चन कब करता था? जब मैं 12th क्लास में था, 1989 की बात कर रहा हूं। मतलब आप सोच सकते हैं कि उस वक्त तक पापा को मैं देख रहा था कि जो भी पेशेंट को देखते थे, अगले 6 महीने बाद फिर वही आता था फीवर को लेके। तो थैंक गॉड मुझे रास्ता मिला। रास्ता ये मिला, आज आप लोग गर्व से अपने पीठ को थपथपाएंगे कि डॉक्टर जो होते हैं वो किसी भी प्रॉब्लम को ऑर्गन लेवल पे डिटेक्ट करते हैं। डॉक्टर जो होते हैं ऑर्गन लेवल पे इलाज करते हैं, लेकिन हम लोग जिस सेक्टर में हैं, यहां हम लोग 2 स्टेप पहले से शुरू करते हैं, यानी सेल्स लेवल पे हम अपना इलाज करते हैं। तो यहां पर अपने स्लोगन को हमेशा याद रखना, ना तो हम डॉक्टर हैं, ना ये दवा है, और ना ही हम कोई रोगों का इलाज करते हैं। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, कि ना तो हम डॉक्टर हैं, ना ये दवा है, और ना ही हम किसी भी रोगों का इलाज करते हैं। तो सामने वाला क्या बोलेगा कि जब आप ना डॉक्टर हो, ना ये दवा है, और ना ही आप किसी भी रोगों का इलाज करते हो, तो फिर आप करते क्या हो? सरोज दीदी भाग रही है पूरे फील्ड में, क्योर सेल क्योर सेल क्योर सेल, क्यों भाग रही भाई? ना तो वो डॉक्टर है, ना ये दवा है, ना ही वो कोई रोगों का इलाज करती है, तो फिर वो करती क्या है? तो जवाब बस एक ही होना चाहिए कि हम रोगों के कारणों का निवारण करते हैं। क्या करते हैं? रोगों के कारणों का निवारण करते हैं, यानी किस कारण से रोग हुआ, उस रोग को हम निवारण करते हैं, इलाज नहीं करते। इलाज करने का काम डॉक्टर करते हैं। और दोस्तों, मैं आज इस बात को इसलिए मैं डिस्क्राइब करना चाह रहा हूं कि आज ये जो डॉक्टर बोलते हैं ना, तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है। ये कोई सम्मानित व्यक्ति का नाम और पेशेवर चीज की बात नहीं है। ये जो ओहदा है, जिसको ओहदा बोलते हैं, एक डॉक्टर का सम्मान बहुत बड़ा होता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर मैं इस बात के लिए बहुत दुखी हूं कि अगर कोई मेरे को बोलता है ना कि कैसे हो डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है जैसे वो डकैत साहब बोल रहा है। कैसे हो डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है डकैत बोल रहा है, क्योंकि डी फॉर डॉक्टर, डी फॉर डकैत। आज की डेट में तमाम डॉक्टर जो इंडिया के अंदर है, कम से कम 5 से 6% डॉक्टर है जो ईमानदार है। बाकी 95% व्यक्ति सारे डॉक्टर बेईमान हैं। मैं बता रहा हूं, डी फॉर डॉक्टर और डी फॉर डकैत।